केडिया जी, आपसे ये सवाल, बहुत लोग कल ये जानना चाहते थे कि अगर उन्हें इंक्रीमेंट मिलता है, इंक्रीमेंट के बाद उनकी तनख्वाह 7 लाख से ऊपर हो जाती है, उस सूरत में उन्हें टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा और इंक्रीमेंट की जो रकम होगी वो कम होगी। ऐसे में तो इनके लिए घाटे का सौदा है। नहीं, देखिए, इंक्रीमेंट अगर होता है तो ये उनके फेवरेबल चीज है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी देना पड़ेगा। आपने जो बताया ये एकदम सही बताया। नहीं, लेकिन दोनों प्रोपोर्शनेट नहीं है सर। इंक्रीमेंट कम हुआ है और टैक्स उसको ज्यादा देना पड़ेगा। एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया टैक्स तो उनको देना पड़ेगा। तो लेकिन आप दायरे में, मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मेरी 7 लाख रुपए की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। अब इंक्रीमेंट लग के मेरी इनकम 7,25,000 रुपए हो जाए, 2,000 रुपए महीने की इंक्रीमेंट लगे, 7,25 हो गई, तो आपको पता कि टैक्स कितना होगा? उसके ऊपर आपका टैक्स आएगा 27,500 रुपए। तो आप ये कहेंगे मेरी इंक्रीमेंट तो 25,000 लगी, टैक्स आ गया 27,500। इसी तरह से अगर इंक्रीमेंट 7 से 7,10,000 होती है तो आपके ऊपर 10,000 के इंक्रीमेंट 26,000। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज है जो 7,28,000 पे जाके पूरा हो जाता है। आपकी 7 लाख और 7,28,000 के बीच में जो इनकम आएगी वो सारी की सारी टैक्स में जाएगी। केडिया जी, अब आप एक बार स्क्रीन पर जाइए, क्योंकि अगर 80C और 80D में 2 लाख निवेश किया है, उस सूरत में पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई में क्या फर्क है? देखिए, अगर आपने 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो पुरानी टैक्स रेजिम में जितना टैक्स बनता है और न्यू टैक्स रेजिम में जितना टैक्स बनता है, तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको फायदा ही फायदा है। 52,500 रुपये का आपको न्यू टैक्स रेजिम में आपको सेविंग हो रही है। यही कैलकुलेशन में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक एक करके स्लैब्स और आमदनी के हिसाब से बताइए। नहीं, देखिए, अगर आप 50 लाख अगर आपकी इनकम है और 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जिसमें किया गया है तो आपका टैक्स बन रहा है 12,52,500 रुपया। और न्यू टैक्स रेजिम में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता, इसमें 12 लाख रुपया टैक्स बन रहा है। तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, न्यू टैक्स रेजिम में कम टैक्स है और रेजिम में ज्यादा टैक्स है, तो फिर भी आपको 52,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल रहा है अगर 2 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ये सिचुएशन नहीं रहती है अगर हम 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो सिचुएशन अदरवाइज हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में मेरे ख्याल से 4 लाख का है। नहीं, पहले हम 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख की बात कर लें। इसमें पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में सेम बचत है। 2 लाख इन्वेस्टमेंट जी, और 9 लाख पर भी 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 20 लाख की अगर बात कर लें तो उसमें भी 12, 15 और 20 लाख में इन 3 व्यवस्थाओं में 15, 20 और 50 लाख में 52,500 रुपए बच रहे हैं और 12 लाख में 22,500 रुपए बच रहे हैं, 9 लाख पर 7,500 रुपए बच रहे हैं अगर आप 2 लाख का निवेश करते हैं उस सूरत में। क्योंकि हम अलग अलग इसलिए आमदनी दिखा रहे हैं सर, क्योंकि हर वर्ग का आदमी है। 50 लाख वाले तो हिंदुस्तान में बहुत कम है, लेकिन 3 लाख से लेकर 12 लाख तक वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो अब टैक्स के दायरे में आएंगे, जिन्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा। देखिए, ये तो थोड़ा सा आंकड़ा मुझे ठीक आपको शायद चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, 7.5 करोड़ टैक्स पेयर में से लगभग 4 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो लगभग टैक्स नहीं देते, वो रिटर्न जरूर भरते हैं, जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। अब आपने जैसे कहा कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए है तो नई व्यवस्था में टैक्स 0, और पुरानी व्यवस्था में 7 लाख की इनकम और 2 लाख रुपए का निवेश करते तो 0। अब जब जैसे ही वो ऊपर जाता है, 9 लाख की इनकम हो जाएगी, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, नई टैक्स में जाना पड़ेगा अगर 2 लाख रुपए का निवेश करता है, क्योंकि उसको 7,500 का टैक्स का बेनिफिट आता है। अगर 12 लाख रुपए की स्लैब में जाता है तो उसकी नई स्लैब में 90,000 और 1,12,000, तो ये 7,500, 22,500, 52,500 ये लगेगा। अब आपका सवाल है कि कितने टैक्स पेयर हैं, तो ये मान के चलिए अब 7 लाख वाले लोग सभी नई व्यवस्था में पक्का जाएंगे, निवेश करें या नहीं करें आपकी टैक्स फ्री है। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 7,50,000 है, ये भी मान के चलना, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 15,50,000 से ज्यादा की इनकम जब हो जाएगी तब 52,500 का दिया गया है। तो अब हम अगली व्यवस्था की ओर चलते हैं जैन साहब। 80C और 80D के तहत निवेश भी है, प्लस 4 लाख का फायदा होम लोन पर जो दिया जाता है, उसमें किस तरीके से पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में बचत होगी वो एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए क्या है, 4 लाख रुपए में 80C 1,50,000 रुपए, 80D 50,000 रुपए, होम लोन के 2 लाख रुपए, तो आपने ये 4 लाख रुपए का निवेश कर दिया, आपकी जो इनकम हो गई। अब 3, 5, 7 वाले की तो परिस्थिति वही की वही है जो पहले थी, क्योंकि पहले भी टैक्स नहीं देना बनता था, 2 लाख पे भी, 4 लाख पे भी देना नहीं बनेगा।
अब आ गया 9 लाख वाला जो आदमी। अब 9 लाख वाले के ऊपर पुरानी टैक्स व्यवस्था में 9 लाख की इनकम है और 4 लाख की आपकी सेविंग है, तो 5 लाख रुपए हो गए, 5 लाख में जीरो टैक्स हो गया। लेकिन जो नई टैक्स व्यवस्था है उसके 9 लाख के ऊपर, क्योंकि वो 7 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं, यहां उसे 45,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये व्यक्ति जो है, ये टैक्स पेयर है, ये ऑब्वियसली वो पुरानी व्यवस्था में जाएगा। अगर उसने 4 लाख का निवेश किया हुआ, उसके लिए ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। इसी तरह से जो 12 लाख रुपए की इनकम है उस व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि पुरानी टैक्स में 12 लाख के ऊपर मैं 4 लाख घटा दूं तो 8 लाख रुपए की इनकम आएगी। 2.5 लाख से 3 लाख पे 5 लाख पे 5%, 12,500, और 5 लाख से 10 लाख पे 8 लाख के ऊपर 60,000, 72,500, और नए में 90,000 बनता है। तो यहां 17,500 रुपए का उसे नुकसान हो रहा है। तो अगर 4 लाख का उसने निवेश किया तो उसके पास भी पुरानी टैक्स व्यवस्था में उसे जाना पड़ेगा। अगर मैं जाता हूं 15 लाख वाले में, उसके पास भी अब ये उसके बाद बेनिफिट क्या है कि 1,42,500 का टैक्स बनता है और यहां बनता है 1,50,000 का, तो उसको 7,500 रुपए का एडवांटेज आएगा। तो जो 4 लाख रुपए का निवेश करते हैं, ये तीनों एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, इसके अंदर मिलती है 80C, 80D और AG है। इसमें एक और बात बता दूं मैं, एक 80CCD में एक और 50,000 रुपए की एग्जेम्पशन अवेलेबल होती है, 80CC ड्यू। तो ये 4 लाख की जगह 4,50,000 भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है 4,50,000 तो ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा 50,000। तो आप ये कह रहे हैं कि जो होम लोन लेते हैं उनके लिए पुरानी रिजीम बेटर है? मैं ये कह रहा हूं पुरानी रजीम बेटर है, लेकिन क्या है कि आपको, लेकिन सर इससे तो होम लोन लेने वालों के लिए पूरा प्रोत्साहन ही खत्म हो गया एक तरीके से। कम लोग होम लोन लेंगे, ज्यादा जो मतलब बूस्ट देना था उस सेक्टर को, वो कहीं ना कहीं इसमें फेड आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये तो एक लार्जर क्वेश्चन है। मेरा ये मानना है कि ये जो 80C और होम लोन की स्कीम और 80D की है, ये एक सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं। जब आप PPF में कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, या आप उसके अंदर कोई निवेश करके रखते हैं, तो वो आप अपनी फ्यूचर की रिटायरमेंट के बेनिफिट देखते हैं और वो एक सोशल सिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। जब आप हेल्थ अच्छी है, आपकी एज अच्छी है, आपकी इनकम आ रही है, उसके बाद आपकी इनकम खत्म होगी। 80D आपका एक मेडिकल के लिए है, कल को कोविड हुआ, ये हुआ, तो खर्चे कहां से आएंगे, वो भी एक आपकी सोशल सिक्योरिटी है। हाउसिंग लोन, सर के ऊपर छत की बात है कि अगर आप सर के ऊपर छत है तो आपको मकान चाहिए, तो आप 2 लाख रुपए तक की टैक्स की है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी पहले टू एनकरेज टैक्स पेयर कि आप अपनी सोशल सिक्योरिटी क्रिएट कर लीजिए। सरकार 140 करोड़ देश की जनता में सबकी सोशल सिक्योरिटी क्रिएट नहीं करती। टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिया था, आप आज टैक्स दे रहे हैं, कल आपकी परिस्थिति बदल जाती है तो आप अपनी सोशल सिक्योरिटी। एक क्लोजिंग रिमार्क में केडिया जी और आपसे भी लूंगी कि क्या ये जो नई टैक्स व्यवस्था है ये जरूरी था, क्योंकि लंबे वक्त से मांग की जा रही थी, उसके लिहाज से ये किया गया है, या फिर पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी भी कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है? नहीं, देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जो 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट की हमने कंपैरिजन चार्ट जो अभी देखा, तो उनके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था फायदेमंद है। लेकिन सरकार की मंशा ये रही है कि एग्जम्पशन फ्री एंड डिडक्शन फ्री इकोनॉमी की तरफ जाना है, टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सरकार ने यही किया है, 15% टैक्सेशन जो लगाया है, तो उसमें एग्जम्पशन एंड डिडक्शन खत्म कर दिए हैं। उसी तरीके से इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि पिछली बार जब रिटर्न फाइल हुई थी, टोटल 7,50,00,000 रिटर्न में केवल 5 लाख लोगों ने न्यू स्कीम ऑप्ट करी थी, केवल 5 लाख लोगों ने। ये स्कीम सुपर फ्लॉप हो गई थी। इसमें चूंकि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इसमें एक बम्पर बोनांजा दे दिया और उस तरीके से ये स्कीम जो आगे आने वाले समय में सक्सेसफुल होने वाली है। लेकिन इसमें ओल्ड स्कीम को अभी भी कंटिन्यू रखा गया है, लेकिन आने वाले 2-3 साल में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जैन साहब, क्या छूट का दायरा बढ़ाने से सेविंग्स की ओर लोग जाएंगे, कंजम्पशन और बेटर होगा, लोग और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे? इसी लिहाज से, इसी को ध्यान में रख के ये लाया गया है? मेरे हिसाब से यही लगता है कि आप ये देखिए कि अगर जो व्यक्ति 4 लाख रुपए का निवेश करता है और उसकी टैक्स में सिर्फ ये बेनिफिट भी आ रहा है, तो अगर वो टैक्स का निवेश छोड़ देगा और ये टैक्स एक्स्ट्रा भी पड़ेगा, तो 3,60,000 रुपए उसके हाथ में एक्स्ट्रा आते हैं। तो नेचुरली वो परचेजिंग पावर उसके हाथ में बढ़ती जा रही है। तो सरकार का आइडिया यही है कि हर टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दे दीजिए कि वो निवेश करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर वो चाहता है कि नहीं, मेरी जरूरतें हैं, मैं खर्चा करूंगा, तो उससे इकोनॉमी भी चलेगी, डिमांड क्रिएट होगी, और आइडिया यह है कि लोगों के हाथ में लिक्विड कैश ज्यादा मिले और ज्यादा खर्चा करें और इकोनॉमी चले, उससे बेसिक एजेंडा सरकार का यही लगता है।